गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्राचीन भारत के जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, ये भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। मौर्य वंश की सत्ता के अंत के पश्चात भारत में 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का जो समय है, मौर्योत्तर युग के नाम से जाना जाता है। मौर्य शासकों के पश्चात शुंग, कण्व और सातवाहन वंश के शासकों ने भारत में अपनी शक्ति, अपनी सत्ता स्थापित की। आज हम इसी में सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से मौर्य शासक की निर्बलता का लाभ उठाकर, जिसे पुराणों में प्रज्ञादोलुबल भी कहा गया है, बृहद्रथ को, इस अंतिम मौर्य शासक का अंत करके पुष्यमित्र शुंग ने भारत में शुंग वंश की सत्ता स्थापित की थी। और इसके पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारियों के समय फिर से मौर्य शासकों द्वारा अपने साम्राज्य के खोए हुए क्षेत्रों को फिर से प्राप्त करने का प्रयास इन शुंग वंशी शासकों के द्वारा किया गया था। शुंग शक्ति के कमजोर होने पर कण्व वंश की सत्ता भारत में स्थापित हुई, जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा हमें पढ़ने को नहीं मिलती है। आज हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश आखिर भारतीय इतिहास में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसमें कौन कौन से शासक हुए हैं, इस वंश के इतिहास की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से मिलती है, भारतीय इतिहास में इस वंश के गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों को क्यों पढ़ा जाता है, क्यों याद किया जाता है, इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से यहाँ पर देखेंगे। प्राचीन भारत में मौर्योत्तर काल एक ऐसा समय था जब भारत में छोटी छोटी शक्तियाँ मौर्य शासकों की निर्बलता का लाभ उठाकर अपनी शक्ति स्थापना के लिए प्रयास कर रही थी। शुंग वंश और कण्व वंश की शक्ति का पराभव होने के पश्चात सिमुक ने, जो सातवाहन वंश का प्रथम शासक माना जाता है, भारत में अंतिम कण्व शासक का अंत करके शासन सत्ता अपने हाथ में ली। सातवाहन वंश के इतिहास की जानकारी हमें पुराणों के माध्यम से मिलती है, ऐत्रेय ब्राह्मण के माध्यम से मिलती है, गुहा लेखों और शिलालेखों के माध्यम से मिलती है, नासिक अभिलेख से मिलती है, नासिक जो प्रशस्ति है इससे हमें मिलती है। इसके अलावा समकालीन शासकों के जो सिक्के हमें खुदाई में मिले हैं, इन सिक्कों के माध्यम से भी हमें सातवाहन वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश, जिसे आंध्र जातीय या आंध्र भृत्य के नाम से भी जाना जाता है, अभिलेखों में इन्हें आंध्र भृत्य कहकर संबोधित किया गया है। ये कहा जाता है कि सातवाहन वंश के जो शासक हुए हैं, प्रारंभिक शासक, किसी समय सातवाहन वंश के शासक ये कण्व शासकों के भृत्य थे, दास थे, इसलिए इनके नाम के आगे ये भृत्य शब्द जोड़ा गया है। आंध्र जाति इनको कहा गया है। इतिहासकारों के मध्य सातवाहन शासकों की उत्पत्ति को लेकर, इनके निवास स्थान को लेकर अनेक मत प्रचलित है। आज हम इन सभी के बारे में विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। आखिर ये सातवाहन कौन थे, इनकी जानकारी हमें किन किन माध्यमों से मिलती है, सर्वप्रथम हम इसको देखेंगे। सातवाहन शासक, जिन्हें पुराणों में आंध्र जातीय या आंध्र वृत्ति भी कहा गया है, जबकि अभिलेखों में इन्हें सातवाहन कहा गया है। इनके इतिहास की जानकारी हमें पुराणों से, ऐत्रेय ब्राह्मण से, मनुस्मृति से और समकालीन शासकों के जो 18 शिलालेख हमें मिले हैं, इनसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो सातवाहन वंश का एक महान शासक माना जाता है, इसकी नासिक प्रशस्ति से, कलिंग राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से, इसके अलावा वशिष्ठपुत्र पुलमावी का जो अभिलेख है, नासिक अभिलेख है, इससे नागानिका का जो नानाघाट अभिलेख है, इनसे हमें इन सभी शासकों के इतिहास की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश के शासकों की उत्पत्ति को लेकर ये कहा जाता है, इनके समय को लेकर ये कहा जाता है कि ये प्राचीन काल से ही भारत में विद्यमान थे, परंतु मौर्य शासकों के समय ये इतने शक्तिशाली नहीं थे। एक छोटी शक्ति के रूप में, क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत पर शासन कर रहे थे। और जब मौर्य शक्ति कमजोर पड़ी तो इन्होंने शुंग और कण्व शासकों की निर्बलता के समय अपनी शक्ति को
बढ़ाया है, उसका फायदा उठाकर उन्होंने अंतिम कण्व शासक का अंत करके शासन सत्ता अपने हाथ में ली है। चूंकि सातवाहनों को आंध्र जातीय या आंध्र वृत्तीय भी कहा गया है, तो सर्वप्रथम हम देखें तो इनकी उत्पत्ति को लेकर जो विवाद है, ये कहा जाता है कि सातवाहन वंश में लगभग 30 शासक हुए हैं और इन 30 शासकों ने 280 वर्षों तक भारत पर शासन किया है। हालांकि इनका समय हम देखें तो 500 ईसा पूर्व से लेकर आने वाले समय में 300 ईस्वी तक इसका माना गया है। सातवाहनों का जो मूल निवास स्थान है, इस मूल निवास स्थान के बारे में इतिहासकारों ने अलग अलग तर्क दिया है। ये कहा जाता है कि महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान या जो पैठण है, ये सातवाहनों की राजधानी माना जाता है और महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक इनका क्षेत्र विस्तृत था। यहाँ तक इन्होंने प्रारंभ में शासन किया था, इसीलिए इनको आंध्र वृत्तीय या आंध्र जाति भी कहा गया है। इसी तरह से हम देखें तो सातवाहनों की जानकारी के स्रोतों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि सातवाहनों ने कण्व शासकों की शक्ति का अंत होने के पश्चात यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की है। तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का जो समय है वो सातवाहनों का समय माना जाता है, जब इन्होंने भारत पर शासन किया है। तो आज हम विस्तार से इन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे।